हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक बात शेयर करनी थी। आपने गूगल फॉर्म अभी तक भी फिल नहीं किए हुए हैं, है ना? शायद मुझे लगता है कि वो प्रश्नों की वजह से आप फिल नहीं कर पा रहे हो। तो आज हम बिल्कुल सिंपल वाला, जिसमें आपका केवल नाम होगा, है ना, और डेट होगी, आपको जो विषय पढ़ाया गया है उसके संदर्भ में केवल आपको बताना होगा। तो आपका वह गूगल फॉर्म आज हम दे देते हैं। तो आज प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी लोगों से फिल कर दीजिएगा। ओके, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो अब तक हम लोगों ने देखा कि हिंदी की सामान्य बोलियों का परिचय। तो हिंदी की सामान्य बोलियों के परिचय के तौर पर हम अब तक देखते आए कि हिंदी की सामान्य बोलियां अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। जिसे हमने आपको बताया था कल की तासिका में, एक चार्ट भी बताया था। याद आ रहा है चार्ट आपको? यस मैम। हाँ, तो चार्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि पूर्वी खंड था एक, और फिर पूर्वी खंड को दो हिस्सों में बांटा गया, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। फिर जिसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पाते हैं अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। और दूसरा जो हमारा पार्ट आता है वो है हमारी परिचय हिंदी बोलियां, और जिसके अंतर्गत खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, हरियाणी है, बुंदेली है, कन्नौजी है और दक्षिणी है। तीसरा पार्ट आता है राजस्थानी हिंदी का, जिसमें 4 भागों में उसे विभाजित किया जाता है। मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है, मालवी है। चौथा हिस्सा होता है हमारा पहाड़ी हिंदी का, जिसमें पश्चिमी पहाड़ी है, मध्यवर्ती पहाड़ी है। और फिर उसके बाद में हमने आपको ब्रज भाषा का संदर्भ में बातचीत की थी। ब्रज संदर्भ में आपसे कहा था कि ब्रज का अर्थ क्या है, कब बोला जाता है, कौन से लोग बोलते हैं, उसका स्थान कहाँ पर है, ये भी बताया था। उच्चारणगत विशेषताएं भी आपको बताई गई थी। साथ में हमने आपको बताया था कि ब्रज भाषा के साथ साथ गांवकरी है, जोधपुरी है, इन बोलियों का किस प्रकार से विकास होता है। इसके साथ हमने आपको बताया था कि ब्रज की उच्चारणगत विशेषताओं के तौर पर, और उसका उदाहरण भी हमने आपके साथ शेयर किया था, जिससे माली की टिकरा में साग धरे हो, तारपरी धरी है, परी महा आदमी नुहे, सारी बाजार सुनो। ऐसा हमने आपको ब्रज भाषा के संदर्भ में बात की थी। अब अवधि की यदि चर्चा करें तो अवधि यह अयोध्या प्रदेश से है, अवध देश से है। और फिर अवध से तात्पर्य सीमित नहीं है, बल्कि हरदोई, खीरी के रूप में, फैजाबाद के रूप में भी उसे आत्मसात किया जाता है। और जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के द्वितीय काल में, मतलब कब, जब हमारा भक्ति काल की बात चलती है, तो भक्ति काल काव्य धाराओं में 4 काव्य धारा प्रमुख रूप से विद्यमान थी। और संत काव्य है, प्रेम काव्य है, और राम काव्य, कृष्ण काव्य के अंदर। तो हम लोग पाते हैं कि कृष्ण काव्य, संत काव्य, प्रेम काव्य और कृष्ण काव्य। तो संत काव्य, प्रेम काव्य और राम काव्य के अंतर्गत हम लोग पाते कि अवधि यह जो बोली है यह पाई जाती है। साथ में हमने ध्वन्यात्मक विशेषताओं को भी आपके सम्मुख रखा था। उसके पश्चात हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि हमरे सब रिवैया के रिवाज बहुत ही खराब है। मेहरून के बेटवा हर बिटिया बहन नाही, कि अपने अपने मनसियों से कहे लागिन कि यही बेटवन या बिटिया की मांगनी कह के बिहवा नहीं कह देता। इसका मतलब क्या है? तो वह कहती है कि यहाँ की प्रथा बहुत ही खराब है। स्त्रियों को लड़का या लड़की जब नहीं होती, जब हो जाती है, तो तुरंत ही अपने पतियों से क्या कहने लगती कि मेरी बेटी की मंगनी करके उसका विवाह कर दे। इसका अर्थ यह होता है। अब हम लोग चलते हैं हमारी जो आज की बोली है प्रमुख रूप से। तो ये 2 बोलियां हमने आपको समझाई। क्या आपको ये 2 बोलियां समझ में आ गई? कविता, उज्ज्वला, वैशाली आपसे बात करना चाहेंगे। उज्ज्वला और वैशाली, आपका माइक ऑन कर दीजिएगा ताकि हम आपसे डिस्कस कर सके। बेटा, ये एक तरफा नहीं है,
है ना। जब हम दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों से मतलब क्या है, शिक्षक और विद्यार्थी, जब छात्रों में और शिक्षक में एक दूसरे का कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, है ना, तब तक ये लेक्चर्स आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। हमने उस दिन भी आपको बताया था जब इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ था कि ये भाषा विज्ञान एक ऐसा पर्चा है कि जिसके अंतर्गत आपको स्वयं को उस जगह पर रखना होगा, खुद को देखना पड़ेगा कि हमारी बोली कौन सी है, हम किस एरिया में रहते हैं, फिर दूसरे एरिया में चले जाते हैं तो दूसरे एरिया की बोली कैसे भिन्न हो जाती है। तो ये सारा जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं तो ये भाषा के अंतर्गत प्राप्त होता है, और जो हमारी भाषा होती है ये बोलियों के आधार पर होती है ना। तो हमने आपको जो बताया अब तक हिंदी की सामान्य बोलियों के परिचय के रूप में जो चार्ट कल बताया, आज भी हमने एक रिव्यू लिया, है ना। जैसे सीरियल्स में लिया जाता है, बताया जाता है कि पिछले एपिसोडों में हमने क्या क्या देखा, ठीक उसी प्रकार से हमने पिछले तासिकाओं में क्या क्या देखा इसके संदर्भ में चर्चा की। तो क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? यस मैम। जी मैम। वेरी गुड। और वैशाली की आवाज नहीं आ रही है? जी मैडम। ओके। विद्या नहीं जुड़ पा रही है, कुछ प्रॉब्लम होगा आप उनसे शेयर कर लीजिएगा जो भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन सारे लोग यदि जुड़ जाते हैं तो हमें भी मजा आता है दोस्तों पढ़ाने में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो अभी स्क्रीन पर दिखाई दिया जा रहा है आपको कि खड़ी बोली दिखाई दिया जा रहा है ना? यस मैम। हाँ, स्क्रीन क्लियर हो रही है आपको। तो खड़ी बोली का तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार से हमने आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था कि जो हमारी मराठी भाषा है, तो मराठी भाषा के अंतर्गत कई बोलियां पाई जाती है और उसका स्टैंडर्ड रूप, परिनिष्ठित रूप, या हम उसे कहेंगे कि एक ऐसा टकसाल रूप, मानक रूप कहाँ पर प्राप्त होता है? तो जैसे खानदेशी है, अहिराणी है, कोंकणी है, पुणेरी है। तो मराठी का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वह कहाँ पर होता है, कौन सी बोली के रूप में प्राप्त किया जाता है, बताइएगा हमें। ये बेटी कविता, उज्ज्वला, वैशाली, पुनेरी मैम। वेरी गुड, पुणे में प्राप्त होता है ना। ठीक उसी प्रकार हमारी यह जो खड़ी बोली हिंदी है, यह खड़ी बोली हिंदी दिल्ली के आसपास में पाई जाती है ना। और साथ ही में यह कई जगह पर पाई जाती है। तो वो किन किन जगहों पर बोली जाती है, किन स्थानों पर बोली जाती है, और क्यों यह स्टैंडर्ड रूप में अपनाई जाती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज रूप में अर्थात प्रामाणिक भाषा के तौर पर क्यों यह अपनाई जाती है, इसके नाम कौन कौन से हैं, तो आज हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो खड़ी बोली को अनेक नामों के साथ प्राप्त होता है। जैसे याद कीजिएगा कि ये सारा जो लेक्चर है बेटा, आप लोग गूगल क्लासरूम पर यदि जाते हो तो आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। गए क्या आप लोगों में से कोई, देखा क्या आपने लेक्चर्स को? यस मैम, देखा था। आपने देखा? जी मैम देखा। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि जो अपने क्लासरूम में हो रहा है ना, यहाँ इस जगह पर जूम मीट पर जो हो रहा है वही चीजें हमने उस जगह पर भी डाली है, ताकि जो आप लोग कंटिन्यू रूप में आ रहे हो तो यही चीज बाकी के लोगों को आप बाद में भी, मतलब आप खुद भी 12 बजे रात के 2 बजे आप उसे देख सकते हो, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते बेटा कि खड़ी बोली किसे कहा जाता है और उसे अन्य नामों से क्यों जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, जब आपको एकोत्तरीय प्रश्न मंजूषा पूछी जाएगी तो एकोत्तरीय प्रश्न मंजूषा में खड़ी बोली के अन्य नाम बताइए, ऐसा यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपके पास ये सारे प्रश्नों का जवाब होना चाहिए। तो खड़ी बोली को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी और कौरवी। अब देखिएगा, यदि आपके पास कॉपी रखी है, पेन रखा है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कहीं ऐसा न हो कि हम आपको बता रहे हैं, भले ही हमारे पीपीटी प्रेजेंटेशन में वो बात नहीं आ रही है, लेकिन जो बातें उस जगह पर नहीं आई है उसे हमने लेक्चर्स में कंटिन्यू करने का प्रयास किया है। सारी की सारी चीजें आपको पीपीटी के थ्रू नहीं दे सकते, कई चीज, और इसीलिए रेगुलर रहना, क्लासरूम को ज्वाइन करना,
क्लास को अटेंड करना, ये सारी चीजें इसीलिए है क्योंकि जो लोग केवल पीपीटी पर डिपेंड रहेंगे उनको ये सारी जानकारी नहीं मिलेगी। तो फिर से एक बार आपके पास कॉपी होगी तो आप उसे लिख लीजिएगा कि खड़ी बोली को अन्य नामों से जाना जाता है। तो वह अन्य नाम कौन से है? तो हिंदुस्तानी है, नागरी है, सर हिंदी है और कौरवी है। याद कर लिए, हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी और कौरवी। याद कर लिया आप लोगों ने, लिख लिए उसे? मैम मैम एक बार रिपीट करो ना। हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी और कौरवी। हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी और कौरवी। तो ये सारी जो चीजें हैं, यह आपके पीपीटी पर जो खड़ी बोली है पॉइंट हमने दिखाया है उसी के नीचे लिखा है नागरी, सर हिंदी, कौरवी। एक शब्द वहां पर हमसे छूटा है हिंदुस्तानी, है ना। किंतु खड़ी बोली के नाम से ही सारे लोग उस खड़ी बोली को प्रचलित रूप में जानते हैं, है ना। मतलब भले ही नामकरण कितने अलग अलग हो, लेकिन नामकरण होने के साथ साथ भी अलग अलग प्रकार से उसे जाना जाता होता है, फिर भी खड़ी बोली नाम से ही उन्हें सारे लोग याद करते हैं। तो खड़ी का अर्थ क्या होता है? तो खड़ी का अर्थ होता है स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड। जैसे पूना की खड़ी बोली मराठी, जयपुर की खड़ी बोली राजस्थानी। फिर से एक बार दोहराएंगे कि खड़ी का अर्थ क्या होता है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में। जैसे प्रामाणिक भाषा जो अत्यंत मतलब व्याकरणिक दृष्टि से जो व्याकरण के नियमों के आधार पर मानी जाती है उससे हम कहेंगे प्रामाणिक भाषा, है ना। तो खड़ी का अर्थ है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जैसे पूना की खड़ी बोली राजस्थानी। सही है ना कविता? क्या मैम? खड़ी का अर्थ है स्टैंडर्ड, जैसे पूना की खड़ी बोली राजस्थानी। नहीं मैम, पुनेरी। वेरी गुड, मतलब आप लोग यहीं पर हो, कहीं बाहर नहीं गए हो, है ना। इसलिए आपको बताया हमने कि थोड़ा गलत बता देते हैं तो मेरे बच्चे यहाँ पर है या नहीं है तो मुझे चल जाएगा। ठीक है, तो क्या है? खड़े का अर्थ है स्टैंडर्ड, जैसे पूना की खड़ी बोली मराठी और जयपुर की खड़ी बोली राजस्थानी। और इसके अन्य अर्थ में प्रकृत, ठेठ और शुद्ध काल्पनिक अर्थ होता है। लेकिन आज आधुनिकता में केवल खड़ी बोली के नाम से ही यह बोली प्रचलित तौर पर पाई जाती है। प्रामाणिक भाषा जिसे हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में अपनाते हैं, तो सामान्य रूप से उत्तर भारत के बोलचाल की भाषा ही खड़ी बोली के रूप में पाई जाती है। मतलब जो हमारे उत्तर भारत का जो एरिया है ना, तो उत्तर भारत के बोलचाल की भाषा के रूप में किसे आत्मसात किया जाता है? तो खड़ी बोली को आत्मसात किया जाता है। अब देखिएगा, यह खड़ी बोली किन स्थानों पर पाई जाती है? आपको सवाल पूछा जा सकता है एक उत्तरीय प्रश्न मंजूषा में। कागज पेन आपके पास होगा, कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा कि यह कौन से स्थानों पर बोली जाती है। तो शुद्ध कौरवी गंगा, बोलते जाइए लिखते जाइए, शुद्ध कौरवी गंगा जमुना के उत्तरी द्वार, देहरादून का मैदानी भाग। फिर से एक बार, शुद्ध कौरवी गंगा जमुना का उत्तरी द्वार तथा देहरादून का मैदानी भाग। सहारनपुर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और दिल्ली का कुछ भाग है जिसमें खड़ी बोली को अपनाया जाता है। फिर से एक बार, शुद्ध कौरवी गंगा और जमुना का उत्तरी द्वार, देहरादून का मैदानी भाग
सहारनपुर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, इसमें हमारी यह खड़ी बोली बोली जाती है। क्लियर हो गए आप लोग? जी मैडम। यस मैम। वेरी गुड। लिख लिया? यस मैम, लिख दिया। हाँ। अब इसके बोलने वालों की जो संख्या है, तो इसके बोलने वालों की संख्या 1,50,00,000 से ऊपर बताई जाती है। और खड़ी बोली का विकास, अब देखिएगा, आपको ये भी चीज पूछी जा सकती है कि खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, या खड़ी बोली का विकास किस बोली से माना जाता है। तो खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। क्लियर हो गए? इसकी अब देखिए, इसकी उपबोलियों के रूप में, जैसे हमने आपको बताया था कि मराठी यह एक भाषा है, लेकिन मराठी भाषा के अंतर्गत जैसे खानदेशी बोली पाई जाती है, तो देखिएगा, यदि खानदेशी बोली इस जगह पर, मतलब जलगांव की तरफ यदि बोली जाती है, तो जलगांव की खानदेशी बोली है तो खानदेशी, लेकिन वहां के बोलने का स्टाइल अलग होगा, है ना। और यदि जलगांव के आगे आप थोड़ा सा और निकट चले जाते हैं, जलगांव को छोड़ देते हैं, या इधर चले आते हैं रावेर यावल की तरफ, मूलतः यदि आप लोग चले जाते हैं, तो यावल और रावेर का जो प्रारूप है बोलने का, वह बिल्कुल भिन्न है जलगांव की खानदेश के अनुरूप। तो मतलब क्या है, एक बोली की अनेकानेक प्रकार की जो उपबोलियां होती है ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ इस जगह पर खड़ी बोली भी अनेक प्रकार की उपबोलियां होती हैं। तो वह उपबोलियां कौन सी होगी? फिर पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ काली और बीज नौरी यह मानी जाती है। फिर से एक बार, आपके पास यदि दूसरा मोबाइल होता है, तो उस मोबाइल से जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, जो स्लाइड दिखाई दे रही है, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि ये सारी चीजें आपको उस समय में बताई दी जाएगी, है ना। मतलब लिखने की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की अपेक्षा थोड़ा स्मार्ट वर्क करते जाइएगा आप लोग, क्योंकि ये तो अब स्मार्ट वर्क का जमाना है भाई। अब तो हार्ड वर्क करने का या पेन कॉपी ये सारी चीजें बहुत कम होते जा रही है ना, पेपरलेस को आत्मसात कर रहे हैं। तो आपके पास पेपर पेन तो होना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करते जाइएगा आप लोग। तो इसकी उपबोलियों के रूप में पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ काली और बीज नौरी मानी जाती है। अब देखिए, हाँ, तो उत्तर भारत और दक्षिण में इस भाषा का प्रयोग होने के कारण इस्लामी प्रभाव भाषा पर था। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत पर अब तक न जाने कितने लोगों ने आक्रमण किया, है ना। आक्रमण करने वालों की यदि हम लोग संख्या देखते हैं, तो मुगल काल में भी आक्रमण हुआ, अंग्रेजों ने भी आक्रमण किया, इस्लामी प्रदेशों ने आक्रमण किया। तो जब जिस प्रकार का हमारा दरबार हुआ करता था, या आक्रमणकारी लोग जो हुआ करते थे, वह अपनी भाषा को उस जगह पर छोड़ दिया करते थे। और हमारी हिंदी ने क्या किया, बड़ा विकास के साथ, बड़ा व्यापक तौर पर उर्दू को भी अपना लिया, फारसी को भी अपना लिया, तत्सम को भी अपना लिया। हम तो इसके पूर्व आपको बता दिए कि हमारी हिंदी का कितना बड़ा व्यापक तौर है, कि तत्सम को, तद्भव को, देशज को, विदेशी को, फिर अरबी हो चाहे फारसी हो, तो नानाविध प्रकार के तमाम ऐसी बोलियों का जो प्रभाव हम लोगों पर रहा, इन लोगों पर रहा, तो इस्लामी भाषा का जो प्रभाव था वह भी हमारी इस खड़ी बोली पर दिखाई देता है। फलस्वरूप इसमें अरबी और फारसी के भी कुछ शब्द जुड़ गए, और खड़ी बोली का नाम तब पड़ा जब खड़ी बोली का व्यवहार शिक्षा और साहित्य में एक स्टैंडर्ड भाषा के रूप में होने लगा। जैसे कि आपको पता है
बोली कब भाषा बनती है, तो जब बोली भाषा बनती है तो इसके अलग अलग प्रकार के कारणों को हमने आपको बताया था। ध्यान रखिएगा कि जितने पॉइंट से महत्वपूर्ण है उतने ही पॉइंट्स में आपको बोली परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट कीजिए, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो उसमें आप सभी को पता होना चाहिए कि अन्य सहयोगी बहनों से जब वो अलग हो जाती है तो बोली भाषा बनती है। फिर हमने आपको बताया साहित्य की श्रेष्ठता जब वो काटती लेती है तब वह भाषा बनती है। धार्मिक श्रेष्ठता जब उसे मिलती है तब, राजनीतिक क्षेत्र में जब वह प्राप्त करते तब, शिक्षा के क्षेत्र में जब वह प्राप्त करते तब, साहित्य के क्षेत्र में जब प्राप्त करते तब, तो साहित्य तो इन सभी दृष्टियों से यदि देखा जाए तब हमारी जो बोली होती है, तब हमारी बोली भाषा के रूप में अपनाई जाती है। अब देखिएगा कि यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो खड़ी बोली, यह जो बोली है यह इसका व्यवहार में जब शिक्षा और साहित्य में अपनाना जाने लगा तब स्टैंडर्ड भाषा के रूप में उसका प्रयोग होने लगा। अब देखिएगा कि जब हम हमारे पौराणिक ग्रंथों की बात करते हैं तो पौराणिक ग्रंथों में या महाभारत में भी इस भाषा का उल्लेख हम लोगों को मिलता है। जैसे कण्व ऋषि का आश्रम, यदि महाभारत को आप लोग देखे होंगे तो कण्व ऋषि के आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जो संबंध था वह इसी प्रदेशों से माना जाता है। दिल्ली का एक प्रमुख केंद्र रहा जिसमें साहित्यिक क्षेत्र में दिल्ली की भाषा को महत्व दिया जा रहा है। अब यदि हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार से दिल्ली तक वह पहुंच गया तो हमारी यह जो खड़ी बोली है निश्चित तौर पर इसका कोई ना कोई तो ध्वन्यात्मक ऐसी विशेषता रही होगी, है ना। अब देखिएगा ये जो ध्वन्यात्मक विशेषता है बहुत ज्यादा विशेषता हमने आपके सामने नहीं रखी, इसलिए ज्यादा विशेषता नहीं रखी ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। आप लोगों को थोड़ी थोड़ी विशेषता इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप लोग उसे भली भांति रूप से जाने समझें और उसे आप लोग समझकर कॉपी में उतारने का प्रयास करें। तो दोस्तों अब तक की जो स्लाइड्स आपको अवेलेबल नहीं हुई है ना, पहले मतलब जैसे भाषा की परिभाषा, स्वरूप, महत्व, भाषा की विशेषताएं, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। लेकिन भाषा की विविध रूपों में तो हमने आपको जो बताया तो ये दो जो हमारे बिंदु प्राप्त कर दे, जिन दो मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर चुके उसकी स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो प्रयास करेंगे हम कि बहुत जल्दी आप लोगों तक वह स्लाइड्स पहुंचा देंगे, है ना। तो अब जो स्लाइड्स आप लोगों तक पहुंच रही है तो हो सकता है आपके पास यदि दूसरे किसी की क्लास को ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, टाइम टेबल तो अभी आ गया है लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने लोगों की क्लासेस अब लग रही है या नहीं लग रही है। तो आपके पास यदि समय होता है तो आप इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि कॉपी में यदि लिखते हो हमारा लेक्चर सुनते हो, देखिएगा कितना फायदा होगा। आपकी आंख उसे देखेगी, आपका हाथ उसे लिखेगा, आपके कान उसे सुनेंगे। 3 बार यह कार्य होगा। 3 बार कार्य कैसे होगा, आपकी कॉपी में आप लोग लिखोगे, हमारा वक्तव्य जो आज का हमारा लेक्चर है गूगल क्लासरूम में जाओगे तो एज इट आपको ऐसा का ऐसा ही मिल जाएगा, भले वो यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलेगा बट यही सारी चीजें आपको उस जगह पर मिलेगी। तो 3 बार आपका रिपीटेशन होगा, लिखोगे तब, देखोगे तब और फिर खुद उस प्रकार से सुनोगे तब। और चौथी बार यदि आप लोग प्रयास करते हैं कि उसे एक बार आप लोग पढ़ते हो, चौथी बार का प्रयास यदि करते हो तो 5वीं बार आप अपने आप में उसे ओरली तौर पर लिख पाओगे। ये बड़े दावे के साथ चैलेंज को हम आपके सामने रखते हैं। यदि आपने इस प्रकार से इस विषय को लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यह विषय बहुत कुछ डिफिकल्ट लगेगा। डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं मैम। क्लियर तो हो रहा है सभी को? यस मैम हो रहा है। यस मैम।
किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या होगी तो आप उससे भी शेयर करते जाइएगा कि एक आध पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है ना, और नहीं हुआ है तो उसका भी सॉल्यूशन हमने बता दिया आपको कि गूगल जी क्लास पर जाइएगा तो उस पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, और लेक्चर्स मिल जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं खड़ी बोली की ध्वन्यात्मक विशेषता क्या है। जैसे खड़ी बोली का अन्यत्र दीर्घ स्वर भी ह्रस्व रूप में बोला जाता है, और जो फल स्वरूप स्वरों के पश्चात आए गए व्यंजन जो होते हैं वो अपने आप दीर्घ हो जाते हैं। जैसे हम यदि किसी को मोटा कहते हैं ना कि तू बड़ा मोटा है, तो मोटा को मोटा नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा, तू बड़ा नहीं कहेगा, बड्डा कहेगा। मतलब जहां पर हम लोग रस्व रूप में बोलते हैं ना, मतलब एक में बोलते हैं, तो यहाँ इस जगह पर एक वचन न होते हुए अनेक वचनों के तौर पर उसे माना जाता है। जैसे तू बड़ा मोटा है, तो मोटा का क्या हो गया, मोटा हो गया। बेटा तो बेटा का बेटा हो गया। तो गाड़ी का गाड़ी हो गया, मतलब मेरे गड्डी ले जाना। तो जैसे पंजाबी भाषा का जो प्रारूप होता है, तो ये पंजाबी भाषा का प्रारूप इस जगह पर दिखाई देता है। तो कविता क्या कर रही हो, बार बार आती हो चली जाती हो, क्या हो रहा है बेटा? कविता एनी प्रॉब्लम? नो मैम। हाँ, तो बीच में भाग जाती हो, फिर से जुड़ जाती हो, क्या चल रहा है आपका? चलो नेट अटक रहा है मैम। जी, नेट डाउन हो रहा है आपका? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। तो चलिए समझ जाइएगा बेटा, आप ये जो सारी चीजें बता रहे फिर से कविता के लिए लेंगे कि खड़ी बोली का जो अन्यतर हमारा दीर्घ स्वर होता है वह भी ह्रस्व रूप में बोला जाता है, और जो स्वरों के पश्चात आए गए जो व्यंजन होते हैं वह दीर्घ हो जाते हैं। जैसे मोटा का हुआ मोटा, बेटा का हुआ बेटा, गाड़ी का हुआ गाड़ी, और गाना का हुआ गाना, इस प्रकार से। तो खड़ी बोली में मध्य तथा अंत में, फिर से एक बार सुनिएगा, हमने अब तक आपको बोला था न की जगह पर हमने न लगाया था। याद आ रहा है आपको किस बोली का उदाहरण था? न के जगह पर न के स्थान पर न का प्रयोग कौन सा था? कौन सी विशेषता थी? शब्द बोले कोई, हमें सुनाई दिया लेकिन वो कौन बोले नहीं समझ में आया। कौन सी बोली थी? ब्रज। फिर से एक बार याद कीजिए। ब्रज मैम, ब्रज। ब्रज बोली थी, ब्रज बोली थी। जिस हाँ ये अवधि 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 अवधि। ये नहीं तो वो तुरंत तो पता चल जाता है ना कि दो तो पढ़ाई है भी, ये एक ने ब्रज बता दिया तो दूसरे ने वो अवधि बोली थी। मतलब तय है। एक ये नहीं तो वो, तो चलो कोई बात नहीं। तो अवधि में हमने आपको बताया था कि जब हम प्रयोग करते हैं न क्या, तो न के स्थान पर होता है न का प्रयोग। जैसे हमने आपको कल की दासिका में बताया था बाण, तो बाण का मतलब क्या बताया था, याद आ रहा है? बाण, इस रूप में हमने आपको बताया था। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो खड़ी बोली के मध्य में तथा अंत में न के स्थान पर न बोलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे जाना, ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि ये जो सारे शब्द है ना, ये हमने अपने लिए बनाए हैं। तो आपको यदि लगता है कि नहीं मैं तो और अच्छे शब्द बना पाऊंगी, तो ध्यान में रखिएगा कि विशेषताओं को न बदलते हुए आप उन शब्दों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। जहां पर हमने जाना लिखा, तो आप उस जगह पर दूसरा अपना प्रयोग कर सकती हो जो आप चाहती हो, है ना। नमक, नीमक, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, क्या कर दिया, न के स्थान पर न यह प्रयोग कर दिया। अब देखिएगा कि र के स्थान पर ड का प्रयोग होता है और ड के स्थान पर र का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा कि किस प्रकार से र का ड हो जाता है। अब जब हम कहते हैं कि तू चपरासी है,
तो वो क्या कहेगा, तू चपड़ासी है ना। मतलब यहाँ पर र का क्या हो गया, ड हो कपड़ा गया, और ड का क्या हो जाता है, र हो जाता है। कूडक, तो कूडक का क्या कर दिया उन्होंने, कुर्क कर दिया है। मतलब कुर्क का मतलब क्या है कि जो र उन्होंने जोड़ दिया। तो यहाँ इस जगह पर ये 3 विशेषता हमने आपके सामने रखी। अब देखिएगा कि यहाँ इस जगह पर हम आपको बताएंगे कि उसका उदाहरण क्या है। तो वो आपो इस बात को समझ जाएगा, छोटो वाहन की नंद की सासू बिजार है। अब देखिएगा यहाँ इस शब्द का, इस वाक्य का अर्थ क्या होता है, वो आपो इस बात को समझ जाएगा। मतलब क्या है कि अर्थात वह आप ही इस बात को समझ जाएगा कि छोटो बाहर की नंद की सासू बिजार है। मतलब उसकी जो छोटी बहन है, उस छोटी बहन की नंद की सास बीमार है। विचार से तात्पर्य क्या है, बीमार है। अब देखिएगा यहाँ इस जगह पर ज के स्थान पर और एक आपकी विशेषता जुड़ जाएगी कि ज के स्थान पर म हो जाता है। जैसे हमने आपको बताया बीजार, तो बीजार से तात्पर्य बीमार, ऐसा भी कर सकते हो। ज के स्थान पर झ का प्रयोग किया जाता है, ऐसे भी आपकी ध्वन्यात्मक विशेषता प्राप्त हो सकती है। तो आपको हर एक बोली का जो एग्जाम्पल हम आपको दिए जा रहे हैं, हर बोली का उदाहरण इसीलिए दिए जा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपकी जो ध्वन्यात्मक विशेषता है, आप उस वाक्य के जरिए, उस बोली के उदाहरण के जरिए आप उसे अच्छी तरह से समझें, आप उसे आपके दिमाग में उतारने का प्रयास करें, है ना। आप जब उसे बार बार पढ़ोगे ना, तो पढ़ते हुए आपको उसकी ध्वन्यात्मक जो विशेषताएं हैं वो धीरे 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 आपको प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया, आप यहाँ तक समझ में आया आपको? यस मैम। हाँ, अभी आप तीनों के माइक ऑन कर दीजिए। अब आपने कितना समझा यह हमें बताइएगा, क्या क्या लिया आपने अब तक। स्टार्टिंग से बात करते हैं, कविता से बात करते हैं। चलो कविता, कौन से टॉपिक पर बात कर रहे हैं हम? खड़ी बोली में उसके पहले स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है दोस्तों कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कहाँ से आए थे, कहाँ चले जा रहे हिंदी थे। की बोलियों सामान्य परिचय। हाँ बोलते जाइए, आप ही के लिए बनाया है सारा। बताइए बताइए जल्दी हिंदी जल्दी। की बोलियों का सामान्य परिचय। हाँ, तो ये सामान्य परिचय मिल गया आपको। पूर्वी खंड को 2 विभागों में विभाजित किया जाता है, बताया था ये चीजें कि नहीं बताए? पूर्वी को छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, बिहारी, हिंदी को भोजपुरी, मगही में बताया था। बताया था। वैशाली, मैथिली। वैशाली यस मैम। परिचय, हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? तो खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी। राजस्थानी हिंदी की बोलियां बताइए आप, कौन कौन सी हैं? तो मारवाड़ी जयपुरी, जयपुरी, मारवाड़ी जयपुरी, मेवाती, मालवी। हाँ, पहाड़ी हिंदी की, मध्यवर्ती पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, गढ़वाली। हाँ। अब ब्रज भाषा के संदर्भ में उज्ज्वला आप बात कीजिएगा। ब्रज किसे कहा मैम जाता मैं है? बताओ, हाँ बताइए ना, बताओ बताओ। ब्रज भाषा ब्रज के आधार पर दिया गया नाम है। वेरी गुड। ब्रज ब्रज का अर्थ होता है गोष्ठ, ओके, गायों का समूह। वेरी नाइस। और बेटा उसकी ध्वन्यात्मक विशेषता याद आ रही है बेटा आपको? एक आध दूसरी जो आपको याद आ रहा है। याद कीजिए। अब आ गया सामने, अब बताइए। याद क्या क्या करना है आपको?
ये सारी चीजें याद करनी है कि इसके अंदर अतिरिक्त बरेली, बदायूं, धौलपुर, नैनीताल, है ना, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, धौलपुर, नैनीताल तक यह प्रभावित भाषा है। स्थान में पूछा जा सकता है आपको कि क्यों, कौन कौन से स्थानों पर बोली जाती है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। व का ब हो जाना, य का ज हो जाना, ड का र हो जाना, है ना। उदाहरण भी आप लोगों को बताए हमने। याद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यस मैम। ओके, वेरी गुड। क्लियर हो गए ना आप लोग? समझ में तो आ रहा है आपको? हाँ, तो ब्रज के बाद कौन सी बोली थी बताइए? जी मैम। अवधि। हाँ, क्या है अवधि की बोलियों में बताइए? अवधि बोली क्या है? अवधि शब्द का विकास अवध शब्द के रूप में हुआ है हाँ, और इसी के आधार पर रस भाषा को अवधि नाम दिया गया। वेरी गुड। और अवधि का एक आध दूसरी विशेषता याद आ रही है किसी को? बोलो भैया। अवधि में यह शब्द का प्रयोग जब किया जाता है। हाँ, वैशाली जैसे? अवधि में व और यह शब्द का अभाव दिखाई देता है। हाँ, जैसे? छुअत, कुवत, करिय, करिय। वेरी गुड, बेस्ट। अब दूसरी जो हमने इसके पश्चात जो देखा वो कौन सी बोली है? खड़ी बोली। उज्ज्वला, आप आपका माइक ऑन कीजिएगा बेटा। खड़ी बोली। उज्ज्वला, आपका माइक ऑन कर दीजिएगा, आप भी बात कीजिए। वैशाली? यस मैम। हाँ, चलो खड़ी बोली के बारे में अब वैशाली बताएगी। आप हमें यह बताइए कि खड़ी बोली की अन्य उपबोलियां कौन सी हैं? नागरी, सरहिंद और कोरवी। ये आपने देखी बेटा आपके सामने स्क्रीन पर। हाँ, बोलिए बोलिए, कहाँ गलत किया आपने? कविता, कविता कहाँ गलत हो गई? पश्चिम पूर्वी। हाँ, और जी मैम, उपबोलियां पश्चिम पूर्वी, पहाड़ काली, बिजनौरी। वेरी गुड। और अन्य नामों से किन नामों से जानी जाती है? हम हिंदू, नागरिक, सरहिंदी और आपकी करवी। आवाज नहीं आ रही है उज्ज्वल। कोरवी। हाँ, हम बताइए। हिंदू, नागरिक। हिंदुस्तानी, कोरवी। हाँ, कैसे बोलना है? हिंदुस्तानी, नागरी, कौरवी, सरहिंदी। लर्न कर लेना है, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी, कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी, कौरवी। ओके। अब ध्वन्यात्मक विशेषता। कौन बात नहीं कर रहा है आज? उज्ज्वला बोलो जल्दी जल्दी। वैशाली, बस लास्ट 1 मिनट बाकी, अपने पास समय की सीमाओं को